स्टडी विद सुधीर में आपका स्वागत है। हेलो, नमस्कार, वणक्कम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ए लिविंग गॉड, जो कि आईएससी 11वीं कक्षा की प्रिज्म किताब की पहला चैप्टर है। ओके। और इस कहानी को बेस किया गया कहां पर? जापान में। और ये कहानी काफी पुरानी कहानी है। ओके। इस कहानी को लिखा है लेफ्काडियो हर्न ने, जो कि हालांकि आयरिश ग्रीक डिसेंट के लेखक हैं, लेकिन उन्होंने जापान पर काफी कुछ लिखा है। और अगर जापान की बात करें तो लेफ्काडियो हर्न को एक तरह से अथॉरिटी माना जाता है, उनकी कहानियों को पढ़ा जाता है ताकि हम उस देश को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सके। ओके। इनफैक्ट ही सेटल्ड डाउन इन जापान इन 1890, और उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया। कोइजुमो याकुमो याकुमो उनका नया नाम हुआ, जापानीज नाम हुआ, जापानी नाम हुआ। ओके। सो हिज राइटिंग्स हेल्प्ड इन वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ जापान, क्योंकि पश्चिमी देशों को चाइनीज कल्चर, जापानीज कल्चर वगैरह इतने अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है। तो उनको जरूरत पड़ती है कि ऐसे रिलायबल कुछ लेखक हो जिनके लेखों के द्वारा उनको एक पर्टिकुलर देश के बारे में या एक प्रदेश के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सके। द सेम अप्लाइज टू इंडिया, सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के बारे में जब भी कुछ जानकारी पश्चिमी देशों, बिकॉज बेसिकली समझने की बात यह है, और ये बात कहानी के बिल्कुल आखिर में आएगी, कल्चर काफी अलग है। द कल्चर इज वेरी डिफरेंट। तो उस वजह से जिस तरह का वेस्टर्न कॉन्सेप्ट रहता है रिलीजन के बारे में, बेसिक कल्चर के बारे में, फूड हैबिट्स के बारे में, उसमें और एशियाई देशों में काफी अंतर है, और इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग में काफी गैप आ जाता है। ओके। इस कहानी का बेसिक थीम क्या है? द बेसिक थीम इज दैट ऑफ ट्रेडिशन, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो थीम है इस कहानी का वो ये है कि हम अपने लोगों की रक्षा एक क्राइसिस के दौरान, जब एक बड़ा खतरा मंडरा रहा हो, उस समय पर अपने कम्युनिटी की रक्षा पूरी तरह से कैसे करें। और जब रक्षा करने की बात होती है, तब क्या अपने बारे में सोचना पड़ता है या अपने कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं उनके बारे में सोचना पड़ता है। इस कहानी में बेसिकली दो प्रमुख पात्र हैं। बेसिकली एक है हमागुची गो है, जो कि एक पर्टिकुलर गांव का हेडमैन है, सरपंच कह सकते हैं, और उनका 10 साल का पोता, और बाकी सबका सपोर्टिंग कास्ट है। देर आर 400 पीपल, 400 लोग हैं उस गांव में, जिनकी जान की रक्षा हमागुची गुहे एक शाम को करते हैं। ओके। कहानी एक शाम की है। ओके। इसके साथ साथ थीम ऑफ नेचर, क्योंकि कहानी है उस दिन की है जब सुनामी स्ट्राइक हुई उस पर्टिकुलर गांव में। ओके। तो उस गांव में उस दिन जब सुनामी ने आक्रमण किया एक तरह से, तब क्या हुआ, हामागुची गुहे ने किया क्या, उसके बारे में कहानी है। तो एक तरह से जो पूरा वातावरण बदलता है कहानी के पहले भाग में, उस वातावरण का काफी डिटेल में एक तरह से उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया है इस कहानी में। ओके। द सेटिंग इज अ विलेज ऑफ अबाउट 90 थैच्ड ड्वेलिंग्स, यानी कि झोपड़ियां हैं, मकान है, 90 मकान, और वहां पर 400 लोग रहते हैं, और एक शिंटो मंदिर भी है जो कि वहां का लोकल रिलीजन है। ओके। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द explanation of the story. From time immemorial, the shores of Japan have been ravaged at irregular intervals by enormous tidal waves caused by earthquake or by submarine volcanic action. यानी कि जब भी अगर आप में से सभी लोग, मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई 2004 में जब दिसंबर में जब इंडिया में सुनामी ने अटैक किया, अटैक नहीं बोलूंगा, जब सुनामी आई इंडिया में, स्पेशली द तमिलनाडु कोस्ट, टू एन एक्सटेंट द केरला कोस्ट, तब मुझे नहीं लगता कि आप में से 2004 में ज्यादातर लोग शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे। ओके। तो हुआ ये था, इनफैक्ट आई हैव कवर्ड द सुनामी, तो मेरे को एक तरह से पर्सनल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि किस तरह का डेवास्टेशन तब देखने को मिला। तो होता यह है कि सुनामी बेसिकली अर्थक्वेक एक तरह से ट्रिगर रहता है। जब अर्थक्वेक होता है तो नीचे के जो टेक्टोनिक शिफ्ट्स होते हैं प्लेट्स में, तो उसकी वजह से समुद्र में एक तरह से मंथन होता है। एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट वी सॉ, अगर आपने एक मूवी देखी है, तमिल मूवी है कमल हासन की, दशावतारम, उसमें क्लाइमैक्स में सुनामी आती है 26 दिसंबर 2004 को चेन्नई में, मरीना बीच में। तो एक तरह से समुंदर पीछे की तरफ जाता है, तो लोगों को काफी अचंभा होता है, और यही हुआ था तमिलनाडु के कोस्टल इलाकों में भी।
Nagapattinam and Kadalur were the two worst affected areas in Tamil Nadu at that point in time. Chennai was, but these two were worst affected. तो समुंदर एक तरह से पीछे जाता है, एंड देन इट काइंड ऑफ कम्स बैक विद अ वेंजेंस, और इतना एक तरह से डेवास्टेशन क्रिएट करता है. तो सुनामी में होता यह है कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम इंडिया वाज एक्सपीरियंसिंग ए सुनामी. सो जापान में सुनामी हुए हैं पहले. ओके तो यहां पर एक ऐसे सुनामी की बात करता है 1896 के जून 17 को, जब एक वेव नियरली 200 माइल्स लॉन्ग, उतना लंबा लहर ने एक तरह से अटैक किया ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ मियागी, इवाटे एंड ओमोरी. ओके एंड उसमें से इन तीनों जिलों को एक तरह से पूरी तरह से नष्ट कर दिया. ओके एंड 30,000 पीपल डाइड ऑन दैट डे, ऑन जून 17, 1896. लेकिन ये कहानी उस सुनामी की नहीं है. ये जो कहानी इस लिविंग गॉड चैप्टर में बताई गई है, और ये चैप्टर आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, ये एक एक्सर्प्ट है फ्रॉम ए बुक. ये जो हमेशा यू शुड ऑलवेज रीड द बॉक्स व्हिच इज हियर. ओके दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. और इसमें बताया गया है कि जो प्रेजेंट ये जो नैरेटिव है इस लिविंग गॉड का, इट इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम लेफ्काडियो हर्न्स बुक कॉल्ड ग्लीनिंग्स इन बुद्धा फील्ड्स, which was published in 1897. Okay, so that is important. अब बात ये आती है कि यह कहानी फिर कब की है. यह कहानी है उस इसी तरह के सुनामी की, लेकिन बिफोर द एरा ऑफ मीजी. ओके और ये जापानीज के दूसरे कोस्ट की बात की जा रही है. नाउ ये एरा ऑफ मीजी क्या है, ये मीजी भला कौन है भला. ओके नाउ मीजी वाज द एम्परर ऑफ जापान, whose rule extended from October 1868 to July 1912. Okay, 68 to 1912. और ये कहा यह जाता है कि ये एरा ऑफ मीजी के पहले की है. तो मैंने क्या किया, गूगल रिसर्च किया कि भला ये इस तरह का आदमी था तो ये कब हुआ सुनामी. तो मुझे ये बताया गया कि 1854 में 1854 was when the tsunami struck this part of Japan, and that's what is being spoken about in this particular chapter. Okay, now era of Meiji का के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं. It is the time when Japanese people moved from an isolated feudal society to becoming a more modern and industrialized nation. Okay, तो यहां पर कहा यह जा रहा है कि the story of Hamaguchi Gohei is the story of a like calamity. Like calamity का मतलब है, लिख देता हूं, लाइक का मतलब है इस सिमिलर कैलामिटी, like a similar calamity striking. Okay, now he was an old man at the time of the occurrence that made him famous. Okay, now he was an old man at the time of occurrence that made him famous. किसकी बात हो रही है, हमागुची गोहे की. He was the most influential resident of the village to which he belonged, and उनको कहा जाता था मुरोसा. यहाँ पे जो लिखा गया है मुरोसा, दैट इज द, ये आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज एमसीक्यूज में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस किस नाम से उनको जाना जाता था. तो पहला तो हुआ मुरुओसा, दूसरा यहां पे है ओजिसान. ओजिसान का मतलब है ग्रैंडफादर. ओके सो दीज आर द टू नेम्स बाय विच ही वाज कॉल्ड. और उनको तीसरा नाम होता था, ही वाज द रिचेस्ट मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, इसलिए उनको छोजा भी बुलाया जाता था. सो मुरुओसा इज द हेडमैन, जो कि उनकी ऑफिशियल पोजीशन थी. ओजीसान एक दूसरा नाम है दादा के लिए, ग्रैंडफादर के लिए, वन वुड प्रेज्यूम इट्स अ पैटर्नल ग्रैंडफादर. और तीसरा है छोजा, जो कि रिचेस्ट मेंबर ऑफ द कम्युनिटी को बुलाया जाता था. और वो सभी किसानों को एक तरह से मीडिएट करते थे, उनको सलाह देते थे कि किस दाम पे अपने चावल की खेती को बेचना चाहिए. राइट, उनको पैसे की जरूरत होती तो पैसे एडवांस भी करते थे, लोन में देते थे. उनके बीच में कुछ वाद विवाद हो गया तो आर्बिट्रेट भी करते थे. आर्बिट्रेट का मतलब है बेसिकली टू, अगर कोई वाद विवाद हो जाए, टू जस्ट सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन पीपल. ओके, टू सेटल disputes, that is the meaning of the word arbitrate. Okay, now Hamaguchi का घर होता था एक तरह से फार्म हाउस, जो कि एक प्लेटू ओवरलुकिंग ए बे है. ओके तो बे इज अ पार्ट ऑफ ए कोस्ट वेयर द लैंड गोज इन, और एक तरह से कर्व की तरह
हो जाता है, यानी कि अगर कोई समुंदर है तो इस तरह से अंदर की तरफ आएगा, ये हो गया लैंड और ये हो गया सी, तो एक तरह से कर्व की तरह फॉर्म होता है, तो उसको बे बोलते हैं। ओके, और ये प्लेटू बेसिकली यहां पर चावल उगाते थे, दैट इज इंपॉर्टेंट। और यहां पर तीनों तरफ हिल्स थे, समिट्स, यानी कि काइंड ऑफ स्मॉल हिल्स, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए माउंटेन और ए हिल। और कॉन्केविटी तो आपको मालूम होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, इट्स ए कर्व्ड हॉलो स्लोप। ओके, तो ये एक तरह से वहां का ज्योग्राफिकल टोपोग्राफिकल लोकेशन इस तरह से है। ओके, और यहां पर टेरेस फार्मिंग की जाती थी। अगेन आपने पिछले साल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा टेरेस फार्मिंग कैसे होती है, और ये जापान में काफी प्रमुख भी है टेरेस फार्मिंग, यानी कि इस तरह से, सॉरी, इस तरह से स्टेप्स की तरह होते थे। इट विल बी लाइक ए हिल एंड इट विल बी गोइंग अप, और इस तरह से हर स्टेप पर यहां पर फार्मिंग होती है। टेरेस फार्मिंग आप गूगल करेंगे, आपको यू विल फाइंड पिक्चर्स विच यू विल बी एबल टू सी एंड अंडरस्टैंड। ओके, तो हर स्टेप पर टेरेस पैडी विल बी प्लांटेड। ओके, और यहां पर 90 थैच रूफ्स थे, एक शिंटो मंदिर था, एंड दैट इज व्हाट वाज द एंटायर ज्योग्राफी ऑफ दिस एंटायर प्लेस। उस शाम को क्या हुआ उसके बारे में जानते हैं। अभी चावल की फसल काफी अच्छी हुई है, तो गांव वाले काफी खुश हैं, वे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो वहां पर एक तरह से जो देवर हैविंग ए सेलिब्रेशन इन द कोर्ट ऑफ द उजिगामी। ओके, उजिगामी इज द गार्डियन गॉड और स्पिरिट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इन द शिंटो रिलीजन, यानी कि जो शिंटो धर्म है उसके अंदर उजिगामी इज अ गार्डियन गॉड, एक भगवान की तरह उसको माना जाता है। सो दैट इज उजिगामी। और हामागुची की उस दिन तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो वो गया नहीं, अपने पोते के साथ घर पे था। उनके घर में जितने भी बाकी लोग थे वो उस त्योहार में भाग लेने के लिए गए थे। तो वहां से उसको ऊपर से सब कुछ दिख रहा था, द फेस्टिवल बैनर्स, जिसका की नाम है नोबोरी। काफी सारे जापानीज टर्म है, तो ये एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो सभी का एक टेबल बना लो, जापानीज नाम लिख लो, उसका वर्ड मीनिंग भी लिख लो। ओके, देवर फ्लटरिंग ओवर, तो एक तरह से डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस तरह से था। एंड ही वुड हैव अकम्पनीड देम बट ही वाज नॉट फीलिंग वेरी स्ट्रांग दैट डे। उस दिन एक तरह से, हालांकि और यही मैंने तमिलनाडु में भी व्हेन वी वेंट देयर दैट्स व्हाट वी फाउंड, सुनामी के दिन क्या हुआ था कि एक अजीब तरह से की गर्मी थी, एक अजीब तरह की गर्मी थी, एक हेवी हीट, जहां पे जो उसने बोला है यहां पर, दैट सॉर्ट ऑफ ए हेवी हीट विच अकॉर्डिंग टू द जापानीज पेजेंट। नाउ हामागुची को मालूम था, हामागुची ने काफी सारे अर्थक्वेक्स को एक्सपीरियंस किया था। अर्थक्वेक्स का ये क्या है, एक जब भी आप अर्थक्वेक को करते हैं, आई डोंट नो इफ एनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड एन अर्थक्वेक, I have I have reported on the Bhuj earthquake in Gujarat in the 1990s. और earthquake में एक तरह से जमीन about for a few seconds हिलती है, लेकिन अगर वो ज्यादा देर हिलती है तो एक तरह से पूरी तरह से मकान वगैरह ढह जाते हैं, राइट? सो दैट कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस। नाउ, और काफी सारे अर्थक्वेक्स को एक्सपीरियंस किया था हामागुची गुहे ने। ओके, सो उनका कहना है कि ये, लेकिन ये जो अर्थक्वेक का जो एक्सपीरियंस था, ये जो उन्होंने महसूस किया, ये थोड़ा अलग था। ये एक तरह से एक लॉन्ग स्लो एंड स्पॉन्जी मोशन, स्पॉन्जी मतलब समथिंग विच इज काइंड ऑफ एब्जॉर्बिंग समथिंग, राइट? तो थोड़ा सा लंबा था। इट वॉज नॉट लाइक 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सा हिले तो आप एक्सपीरियंस करेंगे उसके बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कुछ ज्यादा लंबा चल रहा था, राइट? और उसके बाद ऐसा उनको ऐसा लगा कि कहीं दूर पे कोई सीस्मिक एक्टिविटी हो रही है, और उसका एक तरह से आफ्टर शॉक उनके इलाके में महसूस किए जा रहे हैं, राइट? और हाउसेस क्रैक होते हैं, फैन ऐसे झूमते हैं, लाइट्स झूमती हैं, ऑल दोस थिंग्स यू वुड नो अबाउट, राइट? और उन्होंने एक तरह से जब गौर से देखा तो उनको लगा कि कुछ अलग है। और अलग क्या हुआ था कि उन्होंने समुंदर को देखा। यहां पर जो पैराग्राफ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वॉन्ट यू टू मार्क दिस, दैट द सी हैड डार्कन क्वाइट सडनली, कि जो समुंदर था एक तरह से ज्यादा काला नजर आने लगा, और इट वॉज एक्टिंग स्ट्रेंजली, इट सीम टू बी मूविंग अगेंस्ट द विंड एंड इट वॉज रनिंग अवे फ्रॉम द लैंड। तो अगर आपसे रीजनिंग क्वेश्चंस में पूछा जाए या लॉन्ग फॉर्मेट में पूछा जाए कि क्या उन्होंने देखा, तो ये जो दो फ्रेजेस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये चार फ्रेजेस हैं, फॉर एक्टिंग स्ट्रेंजली,
The sea had darkened quite suddenly. It seemed to be moving against the wind and running away from the land. कि वो एक तरह से समुंदर रिवर्स गाड़ी, जैसे गाड़ी को रिवर्स गियर में डाल के पीछे घुमाते हैं ना, वो समुंदर एक तरह से रिवर्स गियर में पीछे की तरफ जा रही थी। ओके। हाँ, मेरे को गाने याद आ रहे हैं वो सागर के। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो, सागर किनारे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। विद इन अ वेरी लिटिल टाइम द होल विलेज को ही दिख गया कि अरे क्या हो रहा है, लेकिन गांव वालों को ये नहीं मालूम था ये खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने देखा अरे ये क्या मजे की बात हो रही है कि समुंदर पीछे जा रहा है, ऑलमोस्ट एट एज इफ इट इज गिविंग अप ऑन लैंड, कि मेरे को ये जमीन नहीं चाहिए, मैं पीछे को जा रहा हूं, काइंड ऑफ थिंग। सो दे वर ऑल वेरी एक्साइटेड, राइट? सो दे वर रनिंग टू द बीच एंड इवन बियॉन्ड द बीच टू सी इट, जो जितने भी लोग वहां पर त्योहार को मनाने के लिए नीचे जमा हुए थे। ओके, बिकॉज उन्होंने कभी भी ऐसी चीज नहीं देखी थी। एपेरिशन का मतलब है गोस्ट। एपेरिशन मींस गोस्ट और एनी काइंड ऑफ अ सुपर नेचुरल अपीयरेंस। ओके, और यहां पर इस बात का जिक्र किया गया है कि जिस तरह से जो एक्टिविटी गतिविधियां हो रही हैं, इट वाज लुकिंग वेरी सुपर नेचुरल एक्टिविटी, बिकॉज उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं था। समुंदर आगे जाता है, पीछे जाता है, इतनी पूरी तरह से पीछे नहीं जाता है। उनको मालूम नहीं था कि ये अभी ज्यादा शक्ति के साथ वापस अटैक करने के लिए आने वाला है जमीन पर। ओके, एंड दे हैड नो आइडिया। हमागुची ने भी सुनामी को पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन उसको ये बातें याद थी जो कि उसके दादा ने उसको बताई, उनको बताई थी। ओके, और उनको मालूम था कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है, देयर इज समथिंग वेरी डेंजरस विच इज गोइंग टू हैपन। तो उनका ये एक सिस्टम था कि अगर कुछ खतरा मंडराने वाला हो या कुछ बात सभी गांव वालों को एक साथ बतानी हो, तो ऊपर जो मंदिर था वहां पर एक बड़ा जो घंटा होता था, उसको वहां पर जो पुजारी होता था, बुद्धिस्ट पुजारी, वो बजाता था। ओके, सो ही थॉट of the time needed to send a message to the village or to get the priests of the Buddhist temple on the hill to sound their big bell. जब वो बिग बेल को बजाएगा तब लोगों को पता चलेगा कि कुछ सूचना उनको देने वाली है, उनको देने की जरूरत है। ओके, लेकिन अब शाम के समय पर यहां से वो प्रीस्ट को कैसे मैसेज भेजेगा, ये हामागुची की दुविधा थी। ओके, तो उसको लगा कि इसमें ज्यादा समय लगेगा, तो उसने इमीडिएटली प्रेजेंस ऑफ माइंड, एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड इज एन इंपॉर्टेंट थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी, कि उसने जल्दी से अपना दिमाग लड़ाया। ये नहीं कि सोचता रहा कि मैं क्या करता रहा हूं, ओके, मैं क्या करता रहा हूं, नहीं सोचता रहा। उसने जल्दी से अपना दिमाग लड़ाया और उसने अपने पोते को कहा, टाडा क्विक क्विक लाइट मी अ टॉर्च, कि मेरे को आग चाहिए। टाइमैट्सु, दिस इज अनदर जापानीज टर्म जिसका कि आपको मालूम होना चाहिए। जितने भी जापानीज टर्म है उसके मीनिंग आप नोट कर लीजिए एक टैबुलर फॉर्म में। और उस अपने पोते को कहा कि मुझे दो, उसने जल्दी से दिया, और जितने भी हंड्रेड्स ऑफ राइस टैक्स जितने भी जमा थे, जो कि इसकी पूरी पूंजी थी, इन्वेस्टेड कैपिटल, और वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का इंतजार कर रहे थे कि ट्रांसपोर्ट हो, अब मार्केट में जाके बेचे तो हामागुची को पैसे मिले। हामागुची उस पूरे गांव का सबसे धनी व्यक्ति भी था। ओके, इसीलिए उसको क्या कहा जाता था, बताओ, कमेंट्स में बताओ, मुझे उम्मीद है कि शायद आपको याद होगा। मैं इतनी हिंदी क्यों बोलूं, मुझे आई होप दैट यू कैन रिमेंबर इट। ओके, मैं सोचता हूं कि तुमको याद तो होना चाहिए कि उसको छोजा क्यों बुलाया जाता था। छोजा इसलिए बुलाया जाता था क्योंकि वो सबसे अमीर आदमी था। ओके, आगे चलते हैं। तो फिर उसके बाद उसने सभी राइस टैक्स पर, चावल के जितने भी बोरियां थी या स्टैक्स थे, सभी पर आग लगाने लगा। दे ऑल कॉट फायर। टिंडर का मतलब ड्राई मटेरियल विच इज यूज टू स्टार्ट अ फायर। ओके, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। तो पूरी तरह से आग लग गई। ताड़ा को समझ में नहीं आया कि उसका दादा कर क्या रहा है, ये क्या पागल हो गया है क्या। सो ही स्टार्टेड क्राइंग। ओके, 10 साल का बच्चा है, लेकिन हामागुची के पास समय नहीं था कि उसको बताने के लिए कि मैं ये आग क्यों लगा रहा हूं, राइट? क्योंकि उस समय पर उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि कैसे
ये 400 लोगों को वो बचाएगा। इन पेरिल का मतलब जिन जिन पर खतरा मंडरा रहा था, राइट। तड़ा को समझ में नहीं आया, वो घर की तरफ भागा, फीलिंग श्योर दैट हिज ग्रैंडफादर हैड गॉन मैड। ओके, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड। एंड हमागुची वेंट ऑन फायरिंग स्टैक आफ्टर स्टैक, यानी कि हर स्टैक पर आग लगाता गया। एकोलाइट जो वर्ड है, विच इज लाइक द पर्सन हु हेल्प्स द प्रीस्ट, a person who helps the priest during a religious ceremony। उसने आग देखी, उसको लगा यहां पर आग लगी हुई है, आग को बुझाने के लिए लोगों की मदद चाहिए। तो हामागुची के घर पर आग लगी है, तो उसने बेल बजाई ताकि सारे लोग समुंदर को छोड़कर, बीच को छोड़कर ऊपर की तरफ आ जाएं। ऊपर की तरफ क्यों? बिकॉज टेरेस फार्मिंग है, राइट। तो उसकी तरफ आ जाएं, ऊपर आ जाएंगे तो वो बच भी जाएंगे सुनामी से। दैट वॉज द एंटायर प्लान ऑफ हामागुची गुहे। ओके, नाउ उसके बाद हामागुची ने देखा कि सभी लोग ऊपर की तरफ आ रहे हैं, लाइक स्वार्मिंग ऑफ एंट्स, राइट। और उसको लगा कि सूरज भी नीचे जा रहा है, और जितनी जल्दी वो ऊपर आ सके उतने ज्यादा वे खतरे से बाहर होंगे। ओके, और जल्दी से वो आ गए, बिकॉज उनको लगा कि आग को बुझाने के लिए उनको आने की जरूरत है। उसने कहा कि लेट इट बर्न। ओके, दैट वाज द फर्स्ट थिंग ही सेड, लेट इट बर्न। कोई जरूरत नहीं है। मूरा जो यहां पर शब्द है, ये अनदर जापानीज शब्द है, इसका मतलब है विलेज, गांव। ओके, तो ये एक और जापानीज टर्म है। इस इट मींस इट इज हार्ड। ओके, इट इज देयर इज अ ग्रेट डेंजर, इट इज हार्ड, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस जापानीज वर्ड्स। तो काफी सारे लोग आ गए, उनको लगा कि सबको पानी को, पानी डाल के आग बुझाने की जरूरत है, राइट। बट सूरज भी ढल गया, एंड द सन वेंट डाउन। द ग्रोइंग मल्टीट्यूड मतलब पूरे लोगों की भीड़। उन सभी को मालूम नहीं था, उनको लगा कि अरे इसके पूरे चावल के खेत और जितने भी जो भी राइस के स्टैक्स से बोरियां थी, सभी के सभी जल गए, तो इसको पूरा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इनका पूरा इन्वेस्टेड कैपिटल वॉज इन दैट हार्वेस्ट ऑफ राइस। सो दादा बोला, नहीं, दादा पागल है, आई एम अफ्रेड ऑफ हिम, ही इज मैड, ही सेट फायर टू द राइस ऑन पर्पस। मैंने देखा कि उसने जानबूझकर इस चावल की बोरियों पर को आग लगाई है। आई सॉ हिम डू इट। हामागुची ने कहा, यस, एज फॉर द राइस आई सेट फॉर द राइस आर ऑल द पीपल हियर। ओके, एंड देन ही सेड द क्यूमिचू, क्यूमिचू इज मींस ग्रुप। Kumichu means group of people, and heads of families looked about him and down the hill and made, all are here, but we cannot understand this thing. Kita, Kita का मतलब है he says, he points to the north direction, pointing to the open. He's pointing to the north direction. Okay, say now if mad, because through the twilight all looked, and to the at the edge of the dusky horizon a long lean dim line, क्या बोल रहा हूं मैं, dim line like the shadowing of a coast where no coast ever was। तो उस तरह का बड़ा अजीब और गरीब नजारा उनको देखने को मिला, राइट। कि एक वो समुंदर वापस आ रहा था, राइट। एंड एक लाइन एक तरह से बड़ी मोटी हो रही थी, जहां पर कोस्ट नहीं था वहां से लाइन आ रही थी, बिकॉज समुंदर एक तरह से पीछे हो गया था, राइट। सो फ्रॉम देयर इट वॉज कमिंग बैक, and the long darkness was the returning sea, right। so अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए that what was the long darkness the reference to, it was the returning sea। और ये टावरिंग लाइक ए क्लिफ, क्लिफ का मतलब एक लंबा माउंटेन क्लिफ, राइट। सो इट्स हाइट वाज वेरी हाई, राइट। जैसे मैंने कहा, जैसे तमिलनाडु कोस्ट में हुआ था, सो श्रीलंका, केरला एंड तमिलनाडु कोस्ट, सो इट्स हाइट वाज वेरी हाई, and it was coursing more swiftly than the kite flies। Kite is a reference not to the patang। ओके, ये पतंग की बात नहीं हो रही है, ये काइट बर्ड की बात हो रही है। काइट इज लाइक द ईगल काइंड ऑफ अ बर्ड विच काइंड ऑफ सोर्स वेरी हाई। सो इट्स टॉकिंग, सो इट्स गिविंग यू टू इंडिकेशंस ऑफ जितना लंबा काइट फ्लाई करता है, एंड इट इज लाइक ए क्लिफ, टू गिव एन इंडिकेशन कि वो समुद्र की लहरें कितनी ऊपर तक गई थी। सुनामी श्रीक द पीपल एंड देन ऑल श्रीक्स। सो सब लोगों को समझ में आया कि ये सुनामी है। ओके, एंड देन ऑल श्रीक्स एंड एलिलेटेड बाय नेमलेस शॉक हेवियर देन एनी थंडर एज द कोलोसल स्वर स्मोट। स्मोट का मतलब पूरी तरह से स्मैश कर दिया। ओके, स्मैश्ड और स्ट्रक इन ए वेरी फोर्सफुल वे। ओके, कोलोसल मतलब बहुत ही भारी, एंड
जिस तरह का इंपैक्ट हुआ उसकी बात हो रही है। और इसके बाद एक तरह से बड़ा फोम, बिकॉज नमकीन पानी था और पूरी तरह से पहाड़ के ऊपर भी आ गया, और यहां पर जितने भी घर थे सभी को एक तरह से स्मैश कर दिया, राइट। एंड यहां पर जो एक फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड विच इज अ गुड कीवर्ड। इसका इस्तेमाल आप अपने आंसर्स में भी कीजिए। व्हाइट हॉरर ऑफ सी, दैट इज व्हाट ही इज काइंड ऑफ डिस्क्राइब द सुनामी इंपैक्ट एज। एंड इट हिट ट्वाइस, थ्राइस, 5 times। आया, वापस गया, आया, वापस गया, आया, वापस गया, 5 बारी। द सी स्ट्रक एंड देन एब्ड, यानी कि कम हुआ, बट ईच टाइम विद लेसर सर्जेस, यानी कि एवरी टाइम द फर्स्ट इंपैक्ट वाज बिगर देन द सेकंड इंपैक्ट, द सेकंड इंपैक्ट वाज बिगर देन द थर्ड इंपैक्ट। बाय द टाइम पांचवा इंपैक्ट हुआ थोड़ा कम हो गया, ओके। और देन इट वेंट बैक टू इट्स एंशियंट बेड, यानी कि अपने नॉर्मल पोजीशन में गया। बट अभी भी एक तरह से उसमें इस तरह से इट वॉज लाइक एज दो काफी गुस्सा था उसके अंदर, ओके। ऑन द प्लेटू फॉर ए टाइम देयर वॉज नो वर्ड स्पोकन। एवरीबडी वॉज शेल शॉट कि अरे बाप रे, उड़ी बाबा क्या हो गया, ओके। सो एवरीबडी वॉज शेल शॉक एट द डेजोलेशन बीनीथ, बिकॉज पूरी तरह से स्मैश कर दिया, पूरी तरह से इट बिकेम लाइक वन स्मैश हिट बाय द सुनामी। द कास्टलीनेस, यानी कि जिस तरह का भयंकर नजारा उनको देखने को मिल रहा था कि हर्ल्ड रॉक, बिकॉज पत्थर वगैरह फेंके हुए थे, राइट, बिकॉज रॉक सब टूट गए बिकॉज ऑफ द इंपैक्ट ऑफ द सुनामी। द क्लिफ वॉज नेकेड नाउ, जितना भी वेजिटेशन था सब चला गया। द बिविल्डरमेंट ऑफ स्कूप्ड अप, दिस इज रैक मीन्स द रेकेज, ओके, जितना भी गंद वगैरह था, that is what is called wreckage. And shingle shot, shingle is the small pebbles or stones which are found on the beach, okay. Shingle on the empty side of the dwelling and the temple, okay. The village was not, the greater part village gaya tha, greater part of the field सारे चले गए थे। even the terraces had ceased to exist because पूरी तरह से smash हो गया था, पूरा vegetation चला गया, पूरा जो टेरेस फार्मिंग करते थे, जिस तरह से मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, इस तरह से जो ऊपर हिल की तरफ होता था, ये पूरा एक तरह से स्मैश हो गया। सिर्फ 2 straw roofs टॉसिंग मैडली इन द ऑफिंग, तो एक तरह से जितना भी नजारा था इट वॉज टेरिबल आउट देयर। सो ही सेज इसीलिए मैंने राइस फील्ड्स को आग लगाई, ताकि तुम लोगों को वो बेल से एक तरह से सिग्नल मिल जाए कि वहां पर ऊपर की तरफ आना है, ताकि तुम लोग ऊपर, तुमको ये नहीं मालूम था कि ऊपर खतरा है, लेकिन माय आइडिया वाज टू सेंड यू ए सिग्नल। सो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो व्हाई डिड ही सेट फायर टू द राइस स्टैक्स, to send a signal to the priest to ring the bell so that all those people will come in order to rescue and put out the fire, and in the process वो लोग बच जाएंगे इस पूरे सुनामी से। समझ में आ गया? ताड़ा गया, उसने माफी मांगी, अरे मैंने गलत बोला आपके बारे में। लेकिन छोजा के बारे में अभी ये था, जो सबसे अमीर आदमी था, ही वॉज सो फार द रिचेस्ट पर्सन, बट नाउ ही वॉज ऑलमोस्ट एज पुअर एज द पुअरेस्ट, बिकॉज उसकी पूरी पूंजी, उसका पूरा पैसा जो उसने लगाया था चावल की खेती में, पूरी तरह से चला गया था, ओके। हिज वेल्थ वॉज गॉन, बट he had saved 400 people in by the sacrifice. What is his sacrifice? His sacrifice is that he sacrificed his rice tax and all his invested capital. उसका पूरा जो पैसा था चला गया, लेकिन उसने पाया क्या? He ensured that he saved 400 of his villages, right? Little Tada went up to him. उन लोगों ने ये रियलाइज किया कि कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, एंड and that had saved, and the headmen prostrated themselves. हेडमैन मतलब जो बाकी के जो लोग थे, उप सरपंच वगैरह होंगे। प्रोस्ट्रेटेड मतलब उन्होंने सामने उसके एक क्या बोलते हैं, नतमस्तक हुए, उसके पैर पड़े, in order to say that you are great, you saved all of us, right? Then the old man Hamaguchi roya, because he was also happy that you get very emotional. We lost everything, but at least we are all alive, right? And he was also an old man, so in that sense it was very emotionally draining. Sorely tried ka matlab hai that he had been emotionally drained, right? Because he was physically tired because a lot of tension of having to save, और काफी ये टेंशन भी तो होगा ना कि क्या मैं बचा सकता हूं या नहीं, राइट? सो दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग आउट हियर, ओके।
ही सेज मेरा घर है और तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ रह सकते हो, वहां टेम्पल भी है, वहां पर भी यू कैन गो एंड स्टे। मदद होने में थोड़ी देर लगी क्योंकि उस समय पर ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं था एक जिले और दूसरे जिले के बीच में। लेकिन जब मदद मिली और दो लोगों ने एक दूसरे को एक तरह से अपनी जिंदगी को एक तरह से रिपेयर किया, वे भूले नहीं कि हामागुची ने उनके लिए क्या किया था। क्योंकि अगर वे आज जिंदा हैं वो इसलिए हैं क्योंकि हामागुची ने उनकी जान बचाई। तो उन ज्यादा अमीर तो नहीं थे और जितना भी कुछ था वो भी उन्होंने खो दिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि किसी तरह का गिफ्ट देने के बजाय उन्होंने उस उनके हामागुची गुहे के लिए एक मंदिर बनाया। दे बिल्ट अ टेम्पल फॉर हामागुची गुहे। ना होता यह है कि कोई आई मीन जनरली लोगों के आई मीन जो ह्यूमन बींग्स है उनके लिए तो टेम्पल नहीं बनाते हैं, लेकिन दिस वाज स्पेशल एंड इट वाज मोर स्पेशल बिकॉज द मैन वाज स्टिल अलाइव, वो अभी भी जिंदा था। तो वो ऊपर वो ही कंटिन्यू टू लिव, बट यहां पर उसके हामागुची देमिजॉन, ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ है, ओके, तो दैट वाज द नेम गिवन टू हिम, ही वाज डिक्लेयर्ड अ गॉड, दैट्स व्हाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज अ लिविंग गॉड, ओके। तो ही वाज this thing, and when they rebuilt the village they built a temple to the spirit of him, तो as though वहां पर मंदिर में हामागुची का स्पिरिट रहता है लेकिन ऊपर हामागुची खुद रहता है। सो इट इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट। इसीलिए वेस्टर्नर्स जो पश्चिमी देश के लोग हैं उनको समझ में नहीं आता है कि ये कैसा किस्सा है कि आदमी जिंदा है लेकिन उसका स्पिरिट मंदिर के अंदर है, बिकॉज दे आर नॉट यूज टू दैट काइंड ऑफ अ रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऑफ दे थिंक Jesus Christ was crucified, and that's when is called, they consider him as God himself, right? So that was what's happening. So then they rebuilt the village, they built a temple to the spirit of him, और वहां पर चाइनीज टेक्स्ट ऑफ गोल्ड में, चाइनीज मतलब बिकॉज इसका थिंग इज ऑल द बेसिक ओरिजिन ट्रेडिशनल इज ऑल चाइनीज, इसी वजह से चाइनीज टेक्स्ट में, और वहां पर उसकी पूजा करते थे और प्रार्थना भी करते थे, राइट। एंड अभी भी 100 साल हो गए हैं हामागुची को मरे हुए, आई मीन अभी के दशक में 2023 में तो उससे भी ज्यादा हो गए, लेकिन जब ये कहानी लिखी गई तब 100 साल हो गए थे। 100 more years he has been dead, but his temple, they tell me, still stands and the people still pray to the ghost of the good old farmer to help. तो जब भी उनको डर लगे, जब भी उनके ऊपर कोई मुसीबत आए, तब वे हामागुची के उस मंदिर में जाकर हामागुची जो कि भगवान है उनके लिए, उस उसकी प्रार्थना करते थे, ओके। लास्ट में एक ये है कि ऑथर ने एक जापानी फिलोसफर से पूछा कि कैसे हो सकता है कि आदमी वहां पर है लेकिन उसका स्पिरिट की पूजा की जाती है, राइट। सो एंड आई ऑल्सो इंक्वायर्ड वेदर इट वाज ओनली वन ऑफ हिज सोल्स विच दे आर वर्शिप ड्यूरिंग हिज लाइफ, एंड वेदर उनको लगा कि सोल और बॉडी एक तरह से अलग अलग है। ऐसा होता नहीं है ना, जब तक आप जिंदा है योर बॉडी एंड सोल आर टुगेदर। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब बॉडी ऊपर है, शरीर ऊपर है, उसका सोल अलग होके उसकी प्रार्थना अलग से की जाती है? ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को ये बात समझ में नहीं आती है। सो द जापानीज फिलोसफर सेड कि जो किसान है दे थिंक of the mind or the spirit of a person as something which even during the life can be in different places at the same instant। यानी कि जो आदमी का जो दिमाग है या उसका जो स्पिरिट है, उसका जो सोल है, वो कई जगहों पर एक साथ रह सकता है इवन व्हेन द पर्सन इज अलाइव, राइट। और ये बात वेस्टर्न थॉट के बिल्कुल विपरीत है, आपको समझ में नहीं आएगी। तो ही सेज ये कुछ रैशनल बात हो सकती है क्या करके, ही आस्क्ड इन अ स्लाइटली मिस्चीवियस सेंस। ही सेड, सो उस जापानीज फिलोसोफर ने कहा कि अगर हम एक्सेप्ट करें द डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिटी ऑफ ऑल माइंड, प्लीज अंडरलाइन दिस की फ्रेज, इफ वी एक्सेप्ट, एंड आई वुड सजेस्ट दैट अगर आपसे इस बारे में प्रश्न पूछा जाए, जो लास्ट पैराग्राफ है उसी को आप, ये जो लास्ट के जो पॉइंट जो बनाए हैं उसी को उसी शब्दों में लिखें ताकि आप कीवर्ड्स को मिस ना करें। So if we accept the doctrine of the unity of all mind, the idea of the Japanese peasant would appear to contain at least some adumbration. Adumbration is a vague hint, okay, of truth. I could not say much about your Western notions about the soul, कि तुम्हारे जो Western notions है उसमें जो सोल की बात की जाती है, यानी कि जो इनर स्ट्रेंथ है उसकी जो बात की जाती है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन यहां पर
द जापानीज पेजेंट का जो जापानी किसान का जो एक आइडिया है, उसमें लगता है कि देर इज सम, इवन इफ इट इज अ वेग ट्रुथ, उसमें देर इज सम काइंड ऑफ अ डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिटी ऑफ ऑल मैन, की एक आदमी का जो सोल है वो कई जगहों पर भी रह सकता है एट द सेम टाइम, विच इज वाई दैट्स हाउ दे एक्सप्लेन। इट्स नॉट अ वेरी, इट्स अ लिटिल फिलोसॉफिकल काइंड ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, लेकिन ये कहा जाता है कि इवन दो द पर्सन वाज अलाइव देयर, हिज सोल कुड बी केप्ट इन द टेम्पल और कुड बी वर्शिप्ड इन द टेम्पल। नाउ जहां तक आपको प्रिपरेशन का सवाल है, नाउ यू नीड टू प्रिपेयर MCQs on this. You need to prepare logical reasoning questions on this. You also need to prepare 5 marks and 10 marks questions on it. तो अगर कहानी पूरी तरह से समझ में आ गई हो, तो इसके बाद you need to start working on how to prepare yourself for all those things which are important, especially the long format question and answers. हर चैप्टर में, हर पैराग्राफ में अगर आप कारण ढूंढें तो आपका वो लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस काफी आसानी से आप टैकल कर पाएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, दिस चैप्टर। सी यू नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम ईदर प्रिज्म और रैप्सोडी। ओके, थैंक यू वेरी मच।